नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। जबलपुर के अस्पताल, होटल और ऊंची इमारतें लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। दरअसल इन इमारतों में आग से होने वाले हादसों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। इसी लापरवाही को देखते हुए नगर निगम ने होटल, अस्पतालों और नर्सिंग होम संचालकों को फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश जारी किए हैं। पहले चरण में कुछ दिनों का समय दिया गया, जिसमें फायर सेफ्टी रिपोर्ट जमा करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन सख्ती और निर्देश के बावजूद कारोबारियों पर किसी भी तरह का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल कारोबारियों की तरफ से की जा रही इस लापरवाही के पीछे राज्य में फायर सेफ्टी एक्ट ना होना है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के निर्देशों पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जब प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट ही नहीं है तो फिर कार्रवाई किस आधार पर होगी, और फायर सेफ्टी एक्ट के बिना ऑडिट रिपोर्ट मांगना तर्कसंगत नहीं है। जबकि कुछ दिन पहले ही भोपाल में आग लगने की घटना से पूरा देश दहल उठा था, फिर भी प्रशासनिक और कारोबारियों की तरफ से लापरवाही और मनमानी लोगों के लिए जान का खतरा बन रही है। फायर सेफ्टी को लेकर हो रही लापरवाही और प्रशासनिक स्तर पर बिना एक्ट के निर्देश देना कितना सही है, और जब एक्ट नहीं है तो फिर किस आधार पर लापरवाही पर नगर निगम कार्रवाई करेगा। आज हम इन्हीं सारे सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार अलग अलग जगहों पर फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है, और तमाम तरह के यंत्र होते हुए, अग्निशमन यंत्र आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर खड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं आगजनी की। सवाल यही है कि लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिरकार क्यों हो रहा है। जाहिर तौर पर यह लापरवाही लोगों के लिए भारी पड़ेगी। दर्दनाक हादसे होते रहते हैं, लेकिन इन हादसों से नगर निगम कब सबक लेगा। और सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि फायर सेफ्टी एक्ट को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि अगर फायर सेफ्टी एक्ट होगा तो उसमें तमाम तरीके के प्रोटोकॉल्स होंगे, पनिशमेंट का प्रावधान होगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सारी स्ट्रेटेजी होगी और उसी के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। अगर फायर सेफ्टी एक्ट नहीं है तो फिर निगम प्रशासन कैसे इस पर कार्रवाई करेगा। ये तमाम बड़े सवाल हैं। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, हम इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जो आम लोग हैं, जो आम लोगों की जिंदगी है, जो आगजनी के कारण लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, उनका क्या, उनको न्याय कैसे मिलेगा अगर इसी तरीके से ये चलता रहा और इसी तरीके से ये सिस्टम जो है वो अपने आप को बदल नहीं पाएगा। पिछले दिनों भोपाल में जो घटना हुई है, पूरे देश को उसने दहलाकर रख दिया, लेकिन बावजूद इसके सवाल यही है कि उससे हमने सीखा क्या। तमाम तरह की बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, क्योंकि हर प्रदेश ये चाहता है कि वो डेवलपमेंट करे, लेकिन उस डेवलपमेंट को लेकर कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए, कैसे उन तमाम चीज़ों को, तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो प्रावधान हैं, जो लोगों की सुरक्षा है, उसका ख्याल रखा जाए। हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार पाठक, जो कि आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मनीष शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर राकेश कुमार पाठक, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, लगातार हादसे होते हैं और सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो जाता है कि इन हादसों से हमने सीखा क्या। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लूप होल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? क्यों लोगों की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़? जैसा कि आपने अभी अपने रिपोर्ट में भी बताया कि ये बड़ी दुखद घटना जो भोपाल में हुई और उससे पूरे देश का जो दिल है वो दहल गया, और उससे हमने क्या सीखा, तो ये हमारा कागजों में कहना कि नहीं, हमारे साथ फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था है और उसके सारे जो मानदंड हैं उनका पालन होता है, चाहे वो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे हमारे हॉस्पिटल्स हों, और चाहे दूसरे प्रशासनिक भवन हों, सारे स्थानों पर ये जो फायर सेफ्टी है इसकी व्यवस्था तो की जाती है, पर वास्तव में धरातल पर हकीकत में उसका कितना पालन होता है ये बड़ा सोचने का विषय होता है। और हमारे जहाँ तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, अस्पतालों में हम अपने अस्पतालों में हमेशा जो फायर सेफ्टी के
मानदंड होते हैं उनका पालन करने के लिए हम मॉक ड्रिल भी करते हैं। साल में कम से कम 2 बार हर हॉस्पिटल को, चाहे वो छोटा अस्पताल है या बड़ा अस्पताल है, उनको मॉक ड्रिल करके अपने जो उनके फायर सेफ्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग देते रहना चाहिए। ऐसा कहना नहीं कि भाई इसमें हमारे पास तो फायर सेफ्टी की व्यवस्था लगी है, यहाँ फायर अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है, या हमारे पास पानी की व्यवस्था है, या हमारे पास एग्जिट की व्यवस्था है, या एंट्रेंस की अलग से व्यवस्था है। ये जो सारे मानदंड हैं, ये प्रशासनिक अधिकारियों को भी समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, चाहे वो हमारे नगर निगम का दायित्व है या हमारे दूसरे जो प्रशासनिक मंत्रालय जिसके अधीन ये आते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो निश्चित रूप से ये बड़ा दुखद होता है और जीवन से जुड़ा है। तो ये जो अग्नि वाले हादसे होते हैं ये बहुत दुखद होते हैं और निश्चित रूप से इनका इम्प्लीमेंटेशन बड़ी कड़ाई से इनका पालन किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और आईएमए की तरफ से हम निश्चित रूप से ऐसे अपने डॉक्टरों को भी ये ट्रेनिंग करते हैं कि हमको कैसे उनका पालन करना है। और यदि दुर्घटनापूर्ण, यदि वो चाहे वो इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी, बिल्कुल सवाल यही है और अब हमारा भी उद्देश्य यही है कि जिंदगी बचती रहे। इसीलिए शायद इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आज के इस डिबेट में इस टॉपिक को रखा है कि लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाना चाहिए। मनीष शर्मा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप लोगों के तरफ से तो लगातार ये मांग उठाई जाती है, लगातार ये बात उठाई जाती है, फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर भी आप लोग लगातार बोलते रहते हैं कि जब पूरा एक प्रोटोकॉल नहीं होगा, जब लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्या क्या प्रावधान है, तो कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये बड़ा सवाल है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो देश में जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं होती है उसका रिकॉर्ड हर साल जारी करती है, रिपोर्ट जारी करती है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश में पूरे देश में सर्वाधिक अग्नि दुर्घटनाएं होती है। तो इसका मतलब ये इस साल नहीं, हमेशा से चला रहा है, 4-5 साल से हम लगातार वॉच कर रहे हैं, तो हमेशा मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि कैग ने 2014 में एक रिपोर्ट जारी की थी अपनी मध्य प्रदेश के संदर्भ में, नगरीय निकायों के संबंध में। उसमें साफ कहा गया था कि नगरीय निकायों में मध्य प्रदेश के अग्नि सुरक्षा को लेकर उचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। और जो नगर पालिका अधिनियम 1956 और 61 है उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं अग्नि सुरक्षा, अग्नि घटनाओं को रोकने के लिए, उसका भी पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये थी, उस पर यह आपत्ति उठाई गई थी कि मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी फायर सेफ्टी एक्ट लागू नहीं किया गया। उसके पश्चात से लगातार हम 6 साल से लगातार आवाज उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फायर सेफ्टी एक्ट होना आवश्यक है, तब कहीं जाकर इन जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने में हमको कहीं ना कहीं कामयाबी मिलेगी। अभी स्थिति ये है कि केवल एक गाइडलाइन बस है जो कि केंद्र सरकार ने जारी की थी, उसके आधार पर ही ये काम करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि कानून होना चाहिए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जब हम किसी भी योजना या किसी प्रोजेक्ट का हम अनुमोदन लेने जाते हैं, वहां पर स्वीकृति लेने जाते हैं, एनओसी लेने जाते हैं, उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं हाई राइज बिल्डिंग के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल्स वगैरह के लिए। एक तो वो हो जाता है और 1956 और 61 का जो नगर पालिका अधिनियम है उसमें कुछ प्रावधान है कि भाई अग्नि सुरक्षा के लिए होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मॉनिटरिंग नहीं होती। बस एक बार एनओसी दे दी, बात खत्म हो जाती है। इसके बाद नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी होती है जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें लगातार हर साल उसकी ऑडिट करे, उसकी जांच करे, जो भी कमियां उसको दूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये सारी की सारी चीजें तभी संभव है जब फायर सेफ्टी एक्ट लागू होगा हमारे मध्य प्रदेश में, तब कहीं जाके हम सोच सकते हैं कि कुछ रुकावटें आएंगी, कुछ व्यवधान आएंगे इन घटनाओं में घटने में, या इनकी लापरवाहियां जो की जा रही हैं इस तरीके के ऑनर्स द्वारा, उन पर कुछ कंट्रोल होगा। कुछ राज्यों में ये लागू हो चुका है, महाराष्ट्र में है, अपने दिल्ली में है, ऐसे पूरे देश के लगभग 8-10 राज्यों में ये लागू किया जा चुका है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये समय की दरकार भी है मनीष जी। जैसे आप एक डेटा भी बता रहे हैं और हम देखते भी आ रहे हैं लगातार खबरों के जरिए कि कैसे भोपाल में ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं आगजनी की, तो ऐसे में अब एक एक्ट की जरूरत तो आन पड़ी है। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी, जैसा कि एक डेटा मनीष जी की तरफ से भी यहाँ पर बताया गया है कि कैसे घटनाएं लगातार तेजी के साथ बढ़ रही हैं आग लगने की, और उसमें कहीं ना कहीं जो कारण है वो यही नजर आ रहे हैं। लोगों की जिंदगियां इसीलिए नहीं बच पा रही हैं क्योंकि एक प्रॉपर प्लान नहीं है हमारे पास। आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है और किस तरीके के सुधार की जरूरत है? फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर भी अगर उस एक्ट को भी लाया जाता है तो उसका क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए? देखिए, जैसा कि मनीष जी ने अभी बताया सोनल जी,
कि हमको हमारे यदि प्रदेश में ये लागू नहीं है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये चाहे वो मानवीय त्रुटि से हो या वो तकनीकी खराबी से हो, यदि अग्नि दुर्घटनाएं किसी भी क्षेत्र में होती हैं तो वो भयावह रूप लेती हैं और वो जान के ऊपर बन आती है। तो हमको ऐसा एक्ट बनाना चाहिए ताकि हम उसमें फायर सेफ्टी के जो भी नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन सभी नेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हुए अपने समाज की रक्षा कर सके। और उसमें सभी का सहयोग चाहिए, चाहे वो स्कूल वाली बिल्डिंगें हैं, चाहे वो प्रशासन की बिल्डिंगें हैं, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे गैर सरकारी हैं, चाहे प्राइवेट हैं, चाहे सरकारी हैं, सभी में, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे, वहां पर फायर सेफ्टी की व्यवस्था के लिए हमको देखना चाहिए कि ये निश्चित रूप से नगर निगम और नगर पालिकाओं की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वहां पर उनके फायर अधिकारी या उनके जो टेक्निकली एक्सपर्ट इंजीनियर होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, उनका भी उपयोग तकनीकी रूप से किया जाना चाहिए, चाहे कि वो मानवीय त्रुटियां भी ना हो। और ऐसा नक्शा बनाया जाए ताकि वहां पर फायर प्लेस भी, फायर के लिए एक व्यवस्था एग्जिट की हो और एक एंट्रेंस की अलग से व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। और सबका सहयोग हमको इसमें चाहिए पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं कि हमने इसका नियम बना दिया और उसका पालन नहीं हो रहा। यदि पालन नहीं होगा तो सरकार की भर जिम्मेदारी नहीं है कि भाई उसने नियम बना दिया और आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। देश में कानून बनते हैं, बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं, लेकिन सवाल यही है कि उनका पालन कितना होता है, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन मिलता है। मनीष शर्मा जी, देखिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर, एक्ट को लेकर भी हम उसकी रूपरेखा पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो नगर निगम के एम्प्लॉइज हैं, वो इस बात का ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि एक्ट नहीं है। सवाल ये भी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाते हैं। कई जगह हम देखते हैं आग लगने की घटना के बाद बहुत देर के बाद फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंचती है, तो सवाल उनकी भूमिका पर भी बहुत बड़े खड़े होते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं इस बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस समय मध्य प्रदेश के कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे उसमें किसी भी डिपार्टमेंट्स को ले लीजिए, समय 50% स्ट्रेंथ है जी इस समय। फायर डिपार्टमेंट की भी यही स्थिति है, 50% से ज्यादा वहाँ पोस्ट खाली है। तो कहीं ना कहीं जो ये कमी है, जो संख्या बल, उसका प्रभाव पड़ जाता है। मान लीजिए गर्मी के दिनों में एक से ज्यादा जगह फायर की इंसिडेंट्स होती है, तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और इनके पास क्योंकि संख्या कम है। दूसरी बात, जो संसाधन है, जो उपकरण है, वो भी बहुत कम मात्रा में है, जैसा कि होना चाहिए। जैसे कि नेशनल लेवल पर जो गाइडलाइन जारी की गई उसके हिसाब से जो होना चाहिए वो भी लगभग 50% ही है इनके पास, वो पुराने ज्यादा हो चुके हैं, तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाते। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये आती है इनके साथ कि सुनियोजित ढंग से प्लान डेवलपमेंट नहीं हुआ है। खासकर जो पुराने शहर हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी लोगों ने, जब उसमें आग लगती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है इनको वहां जाने में। ये पर्सनली मैंने देखा भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल हाई राइज बिल्डिंग बनाने की अनुमति दे दी गई 15 से 20 मंजिल तक की मध्य प्रदेश में, लेकिन आप पता करेंगे तो पता ये चलता है कि इनके पास 8 से 10 मंजिल तक के फायर टेंडर है जो आग बुझा सकते हैं, उसके बाद की इनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये सारी चीजें मिलाकर हम सही कह सकते हैं कि ये ठीकरा नहीं फोड़ सकते। संसाधनों की भी कमी है जिस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, उसको पूरा करना पड़ेगा। फिर इसके जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जब एक्ट लागू होगा तो जिम्मेदारी तय होगी। अभी क्या है, भय बिनु न है प्रीत। जब तक डर नहीं होता कानून का, चाहे वो आम जनता के ऊपर हो चाहे वो कर्मचारी के ऊपर हो, जब एक्ट लागू होता है तो कर्तव्यहीनता के आरोप लगा के हम उनके ऊपर कार्रवाई की भी मांग कर सकते हैं कानून के तहत कि भाई ये कर्मचारी अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं या जनता सहयोग नहीं कर रही है। तो जब तक एक्ट लागू नहीं होगा तब तक प्रॉपर तरीके से कोई भी चीज मेंटेन नहीं की जा सकती, क्योंकि हमारे हाथ खाली है इस समय, कुछ नहीं है। अगर कोई घटना या देर से पहुंचती तो हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, हमारे पास कोई कानून नहीं है, कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि इसके आधार पर उनकी शिकायत कर सके कि भाई ये समय पर नहीं पहुंचते या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे या जनता कहीं गलती कर रही है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो। तो जिसके कारण ये हो रहा है कि मनमर्जी होती है, पालन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, अपनी मनमर्जी करते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी से भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जी, देखिए आप आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। जिस तरीके के सवाल मनीष जी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इमारतें बड़ी बड़ी कर दी गई हैं, इमारतें बड़ी बड़ी बना दी गई हैं, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, जो एम्प्लॉयज होने चाहिए इस चीज को लेकर वो बाकायदा नहीं है, जो यंत्र होने चाहिए उनकी कमी है। क्या लगता है आपको किस तरह की व्यवस्थाएं? बिल्कुल सोनल जी, मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि हमारे पास जो अधोसंरचना है
या फायर फाइटिंग के जो हमारे उपकरण हैं वो कम हैं, और हमारे पास एक ऐसा जो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए कि भाई ये जो फायर सेफ्टी को समझे। ऐसा नहीं कि भाई उसके लिए प्रॉपर इंजीनियर होते हैं, उसके लिए प्रॉपर जो उनका पाइपलाइन डलती है उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, कहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है उसके प्रॉपर तरीके होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। तो इन सब चीजों को हमको देखना होगा, तभी हम इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यदि दुर्घटना होती है तो हम उससे कैसे बचाव करें। सबसे बड़ा प्रश्न तो है कि दुर्घटनाएं होना, लेकिन ये चूंकि मानवीय त्रुटियों से कभी होती हैं और कभी कभी ये तकनीकी त्रुटियों से होती हैं, तो दोनों को देखना होगा कि ये जैसे मान लो इलेक्ट्रिकल वायरिंग ठीक नहीं है, या आपका जो गैस सिलेंडर है वहां कहीं से लीक कर रहा है, ये सारी छोटी छोटी टेक्निकल चीजें होती हैं। जैसे मेरे को लगता है कि यदि उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट का भी उपयोग किया जाए और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसा एक पर्टिकुलर कॉलेज होना चाहिए जो इनके जो अग्निशमन दल के जो ट्रेनिंग कॉलेज बॉम्बे वगैरह में होते हैं बड़े शहरों में, और फायर टेंडर भी हमको अभी बनाने पड़ेंगे। यदि हम 10-15 मंजिल की बिल्डिंगें बना रहे हैं तो हमारे जो अग्निशमन दल हैं वो छोटे छोटे गलियों में नहीं जा पाते हैं, ऊंची बिल्डिंगों में नहीं जा पाते हैं, और देखते देखते हमको लगता है कि ये अग्नि बढ़ती जा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे चिंतन का विषय है, और चाहे वो सरकार हो, चाहे समाज हो, और चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे जैसे डॉक्टर। बिल्कुल डॉक्टर राकेश कुमार जी, बहुत लाजमी बात उठाई है आपने, और देखिए बहुत जरूरी हो जाता है अब हर आदमी तक जानकारी पहुंचे, किस जरिए से पहुंचे, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मनीष जी से रिएक्शन हम ले लेते हैं। मनीष जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और देखिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से समय समय पर ऐसी कैंपेनिंग होती है जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके, लेकिन ये जो हादसे बढ़ रहे हैं आगजनी को लेकर, या आग की घटनाएं जिस तरीके से बढ़ रही हैं जिसमें मानवीय त्रुटियां भी हैं, डॉक्टर राकेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग भी अपनी छोटी सी भूल के कारण बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि एक सामाजिक कैंपेनिंग की एक भी जरूरत है, सोशल आप लोगों की तरफ से की जा रही हैं ऐसी कोशिशें, उसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, सामाजिक जागरूकता की जरूरत है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे, हमने एक ड्राफ्ट बना के दिया है सरकार को कि किस तरीके से कानून को बनाया जाए। उसमें हमने एक कॉलम ये भी रखा हुआ है कि इसमें प्रचार प्रसार सामाजिक संस्थाओं का सहयोग किया जाए, जिसमें ये लोगों को अवेयर कर सके कि आप अपने घर के इलेक्ट्रिक के जो भी उपकरण को कैसे उनको मेंटेन करें, या गैस का नॉब बंद करें, ये इस सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया जाए और इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लिया जाए। मैंने एक सुझाव और दिया था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, इन सब में एक फायर एक्सपर्ट को रखना अनिवार्य किया जाए, वहाँ पे जॉब दी जाए उसको। सारे सोसाइटी या हॉस्पिटल का सब मिलकर वहाँ पर कम से कम एक व्यक्ति को रखें कि उनके हॉस्पिटल या उनके बिल्डिंग्स में या उनके स्कूल में यदि कोई दुर्घटना होती है तो वो इतना एक्सपर्ट हो कि उसको फटाफट कंट्रोल कर सके, और कोशिश करके कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, आपने देखा होगा छोटे छोटे आते हैं, लेकिन उसको ऑपरेट करना नहीं जानते, उसको कैसे चलाना है, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं रहती, नॉर्मल व्यक्तियों को नहीं पता रहता कि उसको कैसे ऑपरेट करना है। तो ये सारी चीज यदि वहाँ की जाए तो बहुत संभावना है कि काफी हद तक रोक लग सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मनीष जी और डॉक्टर राकेश कुमार पाठक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए बहुत सारे सुझाव निकल कर आए हैं यहाँ से, और जाहिर तौर पर जो इस वक्त परिस्थितियाँ हैं भोपाल की, बहुत सारी घटनाएं आगजनी की बढ़ रही हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की भी उतनी जिम्मेदारी है। फायर सेफ्टी एक्ट को लेकर जिस तरह से बात हो रही है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हम नहीं भूल सकते कि हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, हमारी अपनी भी कुछ भूलें हैं जिनके कारण हम एक बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।